डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शशि चावला, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, यानी कि प्रतिकारिता क्या होता है और प्रतिकारिता टीकाकरण सूची। इससे पहले आपको बताया था, थोड़ा सा हम उसको रिपीट करते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, यानी कि इम्यूनिटी क्या है और ये क्यों जरूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, यानी कि टीकाकरण सूची शिशु के लिए बर्थ से लेकर के बच्चों को कब तक कौन सा वैक्सीनेशन देना चाहिए, उसके बारे में हम पूरी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की बात करेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा रिपीट करते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है। पहले भी आपको बताया था कि प्रतिरक्षा प्रणाली में अंग, कोशिकाएं, टिश्यू और प्रोटीन इत्यादि शामिल होते हैं और ये सभी तत्व मिलकर मानव शरीर को सही तरीके से काम करने में सहायता करते हैं। इसके साथ में प्रतिरक्षा प्रणाली मानव शरीर को बीमारियों, संक्रमण, वायरस इत्यादि से लड़ने में भी सहायता करती है। इस तरह रोग प्रतिरोधक क्षमता बीमारियों से लड़ने की वह शक्ति है जो व्यक्ति को सेहतमंद रहने में सहायता करती है। ये क्यों जरूरी है? इसे मुख्य रूप से इन 5 परेशानियों से ये बचाती है, यानी कि सेहतमंद रहते हैं, इससे हेल्थ अच्छी रहती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता के सही होने का प्रमुख कारण सेहतमंद रहना है। जिस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है वह अधिक सेहतमंद रहता है, उसकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहती है, वो हर वक्त प्रसन्न रहता है और बीमारियों से बचा रहता है। मानसिक रूप से वह व्यक्ति मजबूत रहता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का असर जो है लोगों के शरीर के साथ साथ मस्तिष्क पर भी पड़ता है। मानसिक रूप से वह स्वस्थ रहता है, मजबूत रहता है और उसे किसी भी तरह का मानसिक रोग होने की कोई संभावना नहीं होती। इसलिए रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है मनुष्य के लिए बहुत ही अनिवार्य है। फिर है कि अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो शारीरिक मजबूती बनी रहती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता व्यक्ति को शारीरिक रूप से भी मजबूत रहने में सहायता प्रदान करती है। अगर व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी सेहतमंद रखा जा सकता है, क्योंकि ये क्षमता जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में देखने को मिलती है। अक्सर कमजोर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता की समस्या होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, जिसकी वजह से यह समस्या आने वाले पीढ़ियों में भी देखने को मिल सकती है। इसलिए इसे मजबूत बनाना अति अनिवार्य है ताकि आगे वाली पीढ़ियां भी सेहतमंद रहें। फिर यह है कि अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो ये परिवार को गंभीर बीमारियों से बचाती है। कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता का असर आने वाली पीढ़ियों पर नहीं किंतु परिवार के सभी सदस्यों की सेहत पर भी पड़ता है। इसलिए जो इम्यूनिटी है, प्रतिरोधक क्षमता है, वो व्यक्ति की अच्छी होनी चाहिए, तो वह फिजिकली मेंटली दोनों तरह से स्वस्थ रहता है और बीमारियों से भी वो बचा रहता है। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। उसके बाद आपको बताया था कि प्रतिकारिता के भेद कौन कौन से होते हैं और किस तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो प्राप्त की जाती है। अब हम बात करेंगे शिशुओं के लिए इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, नेशनल लेवल पर जो राष्ट्रीय टीकाकरण तालिका है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कब कौन सा टीका जो है लगाया जाता है। तो सबसे पहले जन्म के समय टीका लगाया जाता है शिशु को, जब उसका बर्थ होता है, वो है BCG का टीका है। उसकी खुराक होती है 0.1 मिलीलीटर और यह ऊपरी बाह के ऊपर लगाया जाता है बाईं तरफ। फिर हेपेटाइटिस B1 है, ये भी जन्म के समय दिया जाता है। इसकी जो खुराक है 0.5 मिलीलीटर होती है। और फिर है OPV, ओरल ड्रॉप्स दी जाती हैं, 2 बूंदें मुंह से दी जाती हैं। ये है बर्थ के समय, जब बच्चा
पैदा होता है, यानी कि BCG, हेपेटाइटिस B1 और OPV। एट द टाइम ऑफ बर्थ शिशु को ये जो है खुराक और वैक्सीनेशन यानी कि टीका दिया जाता है। उसके बाद है छठे हफ्ते में क्या दिया जाता है? DTWP1 दिया जाता है 0.5 मिलीलीटर, और ये मध्य जांघ का बाहरी हिस्से पे दिया जाता है। ये सारणी में आपके PDF नोट्स में डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। फिर छठे हफ्ते में ही है IPV1, हेपेटाइटिस B2, रोटावायरस 1, PCV1। तो जो DTWP1 है 0.5 मिलीलीटर है, और ये दिया जाता है मध्य जांघ के बाहरी हिस्से में। फिर IPV1 है 0.1 मिलीलीटर, ये ऊपरी बाह में दिया जाता है। फिर हेपेटाइटिस B2 0.5 मिलीलीटर, ये मध्य जांघ के बाहरी हिस्से में दिया जाता है। फिर रोटावायरस 1 मिलीलीटर है, मुंह से दिया जाता है। PCV1 0.5 मिलीलीटर है, मध्य जांघ के बाहरी हिस्से में दिया जाता है। तो ये है शिशु के छठे हफ्ते में। फिर 10वें हफ्ते का है। 10वें हफ्ते में DTWP2 0.5 मिलीलीटर मध्य जांघ के बाहरी हिस्से में दिया जाता है। फिर 10वें हफ्ते में ही IPV2 0.1 मिलीलीटर ऊपरी बाह में दिया जाता है। रोटावायरस 2 है 1 मिलीलीटर, मुंह से दिया जाता है। PCV2 0.5 मिलीलीटर मध्य जांघ का बाहरी हिस्से में दिया जाता है। फिर नेक्स्ट जो है 14वें हफ्ते में DTWP3 0.5 मिलीलीटर मध्य जांघ का बाहरी हिस्सा है। IPV3 0.1 मिलीलीटर ऊपरी बाह में। रोटावायरस 3 1 मिलीलीटर मुंह से। PCV3 0.5 मिलीलीटर मध्य जांघ का बाहरी हिस्सा। फिर हम आते हैं छठे महीने में। OPV1 2 बूंद मुंह से। उसके बाद है HepB3 0.5 मिलीलीटर मध्य जांघ का बाहरी हिस्सा। फिर है 9वें महीने में OPV2 2 बूंद मुंह से। फिर है MMR1 0.5 मिलीलीटर दायां ऊपरी बाह पर। फिर है 9वें से 12वें महीने में टाइफाइड की वैक्सीन है 0.5 मिलीलीटर। फिर 12वें महीने में HepA1 0.5 मिलीलीटर। 15वें महीने में MMR2 0.5 मिलीलीटर दायां ऊपरी बाह पर। वेरिकाला 1 0.5 मिलीलीटर। PCV बूस्टर 0.5 मिलीलीटर मध्य जांघ के बाहरी हिस्से में। फिर है 16वें से 18वें महीने में DTWPV1 0.5 मिलीलीटर। DDAPB1। फिर है IPVB1 0.5 मिलीलीटर। HipB1 0.5 मिलीलीटर। नेक्स्ट है 18वां महीना। HepA2 0.5 मिलीलीटर। 2 साल में बूस्टर ऑफ टाइफाइड दिया जाता है। वैक्सीन है ये 0.5 मिलीलीटर। फिर है चौथे से छठे साल में DTWP-B2 0.5 मिलीलीटर। IPV3 2 बूंद मुंह से। वेरिकाला 2 0.5 मिलीलीटर। MMR3 0.5 मिलीलीटर दायां ऊपरी बाह पर। फिर है 10 से 12 साल में TDAP-TDHPV 0.5 मिलीलीटर ऊपरी बाह में। तो ये शिशु से लेकर के 12 साल तक की उम्र तक ये जो है टीकाकरण इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है आपको टीकाकरण सूची के बारे में बताया है जो दी जाती है। फिर यह है कि टीकाकरण के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। बच्चों को जहां पर भी टीका लगाया जाता है वहां पर अक्सर उन्हें दर्द होता है, दाना भी बन जाता है, वो एरिया जो है लाल पड़ जाता है, बुखार भी आ जाता है। अगर ऐसा होता है तो इससे घबराने की जरूरत नहीं होती है, जल्दी ठीक हो जाता है।
टीके के दुष्प्रभाव से बचने के लिए निम्नलिखित सावधानियां बरती जा सकती हैं। पहला ये है कि डॉक्टर के द्वारा शॉट्स के बारे में दी गई जानकारी को ध्यान से सुने और उसके अनुसार जो है सावधानी बरतें, और साथ ही वैक्सीन से जुड़ी कोई भी जो है कहीं पर भी उसको थोड़ा सा लाल निशान, दर्द या सूजन होता है तो उसको जो है ठंडे कपड़े से सेक करना चाहिए। और बुखार को कम करने के लिए कूल स्पंज बाथ दें। डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही जो भी पेन किलर या पेन रिलीफ टेबलेट दी जाती है वो बच्चों को देनी चाहिए। जो भी इंस्ट्रक्शंस डॉक्टर के द्वारा दी जाती हैं उसे हमें फॉलो करना चाहिए। डॉक्टर की सलाह पर ही बहुत सारा तरल पदार्थ बच्चों को पिलाना चाहिए। और टीका लगने के बाद 24 घंटे के दौरान बच्चों को कम भोजन कराना सामान्य बात होती है। टीके के बाद कुछ दिनों तक अपने बच्चे पर अतिरिक्त ध्यान देना चाहिए ताकि उसके फीवर वगैरह ना हो, उसे बचा कर रखा जाए। और अगर कुछ ऐसा देखने को मिलता है तो डॉक्टर से संपर्क किया जाना चाहिए, बजाय कि उसकी चिंता की जाए, क्योंकि ये आम बात होती है और उसके प्रति सावधानी बरती जाए तो समस्याओं से बचा जा सकता है। थैंक यू।